अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ मुखातब हूँ मोहम्मद सरफराज। आज मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पर कि जी हमें कुरेज़े के बारे में इन्फॉर्म करें कि कुरेज़ा क्यों आता है, इसकी अलामत क्या है, इसके लिए क्या मेडिसिन चलानी चाहिए। तो ये सवाल जो है ना, बहुत ही अहम सवाल है। देखें, कुरेज़े आने की जो सबसे पहली वजह है ना, वो ये है कि हमारी वेंटिलेशन प्रॉब्लम। अगर हम रात को टेम्परेचर चूज़े को दे रहे हैं 30 और दिन को हम टेम्परेचर दें 32, तो ये वेरिएशन है। ये 2 डिग्री का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और आजकल जो मौसम चल रहा है सितंबर का, इसमें बहुत ही वेरिएशन लाजमी होती है, क्योंकि रात के टाइम भी ठंड है, दिन के टाइम गर्मी होती है। दिन को हम पैड चलाते हैं, रात को हम अगर चूज़ा छोटा है तो वेंट देते हैं, अगर चूज़ा थोड़ा बड़ा है तो पैड नहीं चलते, खाली पली खुली होती है। तो इसके लिए जो है ना, रात और दिन की वेंटिलेशन एक होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। और कुरेज़े की जो अलामत है, जब स्टार्ट होता है ना, तो चूज़ा छींके मारना शुरू करता है। तो उसी वक्त अगर सपोर्टेड मेडिसिन चला के इसको कवर किया जा सकता है। सपोर्टेड मेडिसिन कौन सी है? सपोर्टेड मेडिसिन सिरप है, हेड्रालिन हो गया, पल्मोनोल हो गया। इससे थोड़ा ऊपर चले जाएं तो वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट है। एक वेंटोलिन सिंपल है, एक वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट है। वो बहुत काफ़ी हद तक काम करता है। और इसके साथ ब्रोमोहेक्सिन और मेंथोल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर सतह पे चला गया है, जब पहले कुरेज़ा स्टार्ट होता है तो चूज़े की आवाज़ में फ़र्क आता है। उसके बाद फिर चूज़ा छींके मारता है। छींके मारने के बाद अगली सतह पे चूज़ा, उसकी सांस वाली नाली है ना, वो रेड होना शुरू होती है। रेड होने के बाद भी आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर उसमें रेशा बनना शुरू हो जाएगा। जब उसमें रेशा बन जाएगा तब चूज़े के जो फेफड़े हैं ये ख़राब होंगे, क्योंकि उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो उसके बाद अमवात भी कुछ बढ़ेगी। तो फिर अगली स्टेज जो आती है ना, वो आईबी की तरफ चला जाता है। आईबी की तरफ क्यों जाता है? आईबी की तरफ इसलिए जाता है कि चूज़े की जो सांस वाली नाली है ना, उसमें रेशा भरा होता है। रेशा भरने के बाद चूज़ा, नाक में भी पानी होता है, चूज़ा सही तरीके सांस नहीं ले सकता, तो चूज़ा मुंह खोल के सांस लेगा। जब मुंह खोल के सांस लेता है तो साफ ज़ाहिर है कि वो खुश्क हवा होके जाती है। तो वो जो है ना, वो उसका जो मवाद बना होता है वो नीचे चला जाता है, और उसको बोलते हैं वी प्लग। वो वी टाइप की इधर से ऊपर से एक रग जा रही है, आगे ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जब वो 2 हिस्सों में तकसीम होती है तो उसको वी प्लग बोलते हैं। तो वो रेशा उधर चला जाता है। जब वहाँ जाता है, ऊपर से चूज़ा मुंह खोल के सांस ले रहा था, तो वो वहाँ खुश्क हो जाती है। वो वहाँ पे एक चावल टाइप ना मवाद बिल्कुल सख्त हो जाता है थोड़ा सा। जब वो वहाँ सख्त हो जाता है तो चूज़ा सांस नहीं ले सकता। यही मवाद फिर नीचे फेफड़ों में चला जाता है, या चूज़ा मुंह खोल के जब भी सांस ले रहा है तो चूज़े के समझो कि फेफड़ों में जो है ना, वो पानी बन रहा है। उसके चूज़े के फेफड़े, सेहतमंद चूज़े के फेफड़े जो है ना, वो पिंक कलर के होने चाहिए, उसमें कोई पानी ना, बिल्कुल साफ़। जब फिर वो रेड होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब फेफड़े ब्लैक हो जाते हैं ना, तो फिर चूज़ा जो है ना CCRD में चला जाता है। तब बीमारियां बहुत सारी अटैक करती हैं, मैकोप्लाज्मा, CRD, CCRD, मैको, ये सब मिक्सचर बन जाता है। फिर अगली सतह क्या होती है? चूज़े के गुर्दे उठ जाते हैं, चूज़े का लीवर ख़राब हो जाता है, दिल में पानी भरना शुरू हो जाएगा, तब अमवात बढ़ जाएगी, चूज़ा वेट लूज़ करेगा, फीड पूरी जितना बनती है फीड पूरी नहीं खाएगा, पानी कम पिएगा, चूज़े में बुखार भी होगा। तो ये सारी बीमारियां, आँखों में पानी हो जाएगा।
फिर अगली स्टेज क्या आती है, अगली स्टेज ये होती है कि चूज़ा H9 की तरफ चला जाता है। अगर चूज़ा H9 की तरफ चला गया, ये भी एक वीडियो बनाएंगे कि H9 क्या है, H9 क्यों आती है, इसकी मेडिसन क्या है, अलामत भी वो भी शो करेंगे इंशाल्लाह। तो इस पर ना बहुत सारी बीमारियां अटैक कर जाती हैं। और जो एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर IBI हुई है ना, IB में भी तकरीबन मर्टलिटी 200, 300, 400 तक चली जाती है, 600 तक भी चली जाती है अगर इसकी टाइम पे ट्रीटमेंट ना की जाए तो। अगर आपने कुरेज़ा आने से स्टार्टिंग में ही उसको कवर कर लिया, छींके मार रहा है उसको, उधर ही आप सपोर्टेड मेडिसिन चलाएं, फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हल्की डोज में टेलोडॉक्सी वगैरह ये चला लें, वो काफ़ी बेहतरी कर जाएगा। अच्छा, इसकी जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो कैसे ख़त्म की जाए? वो ऐसे की जाए कि अगर आप टेम्परेचर रात को चूज़े को 30 दे रहे हैं, अगर दिन को आपका टेम्परेचर 31 रहता है, 30.5 रहता है तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर रात को टेम्परेचर आप दे रहे हैं 30, दिन को दे रहे हैं 32 से 33, तो ये बहुत ही बड़ी वेरिएशन है। अगर आप रात को टेम्परेचर 30 दे रहे हैं, दिन को टेम्परेचर 28 दे रहे हैं तो ये भी बहुत फ़र्क है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसको ऐसे ख़त्म किया जाए कि आप चूज़े में टाइम दें, उसमें जाके बैठें कि आवाज़ महसूस करें, चूज़े की बिट्ठों पे गौर करें कि आया कि कौन कैसी बिट कर रहा है, चूज़ा आवाज़ कैसे निकाल रहा है, कहीं मुंह खोल के सांस तो नहीं ले रहा, कहीं इसकी आंखों में पानी तो नहीं आ रहा। तो ये सारी वजूहात देखनी पड़ती है। जब आप ये सारी वजूहात देखेंगे तब मेरे ख्याल में 100 में से 80% कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चूज़े के जो बाज़ औक़ात पेट में पानी बन जाता है, फेफड़ों में पानी बन जाता है, दिल में झली बन जाती है, पानी बन जाता है, तो ये क्यों बनता है? इसकी भी वजह है, इसकी भी वेंटिलेशन है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वेंटिलेशन, सबसे बेहतर आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी है, आप चूज़े को माहौल अच्छा दे रहे हैं, उसके नमी बरकरार दे रहे हैं, टेम्परेचर उसको ठीक दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपका चूज़ा कम मेडिसिन खर्च पे तैयार हो जाएगा, कम अमवात पे वेट अच्छा देगा, आपके FCR रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो चलते हैं कि चूज़े की वेंटिलेशन, चूज़े के पेट में पानी क्यों होता है? चूज़े के पेट में पानी जो है ना वो 3 वजह से होता है। सबसे पहली वजह यह है कि शेड में गैस बन रहा होगा, आप रैकिंग कर रहे हैं तो फ़ैन कम चला रहे हैं, या आपने उसको जो हवा दे रहे हैं पैड के ज़रिए दे रहे हैं या वेंट के ज़रिए दे रहे हैं तो वो कम दे रहे हैं, फ़ैन कम चला रहे हैं, गैस बन रहा है, चूज़े के पेट में पानी बनेगा। रैकिंग करें या वैसे भी बाज़ औक़ात दिन को पंखे ज़्यादा चलते हैं, रात को शेड में हपस गैस रहता है। अगर ये है कि चूज़े के पेट में पानी बनेगा, चूज़े की दिल पे झली बनेगी, पानी बनेगा, फेफड़ों में पानी बनेगा। इसके अलावा आप पंखे भी सारे चला रहे हैं, चूज़ा बड़ा है, पंखे भी सारे चला रहे हैं, लेकिन पंखों के हवा का फ़्लो कम है। तो बाद सुपरवाइज़र को समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। तो मेरे भाई, इसके ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन ये हैं कि आप शेड में पल्लियाँ लगाएं। तकरीबन स्टार्टिंग में जो आप पल्लियाँ लगाएं तो ऊपर करके रखें, एकदम चूज़े को हवा का प्रेशर तेज़ ना दें। वो इस तरह है कि पैड वाली साइड है ना वो पल्लियाँ थोड़ा ऊपर रखें, आगे फ्लो बनाएं, पंखों वाली साइड आहिस्ता आहिस्ता पल्लियाँ नीचे करते जाएं। जब आपकी मुर्गी बिल्कुल तैयार है, 30 दिन क्रॉस है, आप चूज़े से तकरीबन 2 फुट तक पल्ली ऊपर रखें आखिर में जाके, यानी कि इतनी चूज़े में हवा दें कि चूज़े के जो पंख हैं ना वो उड़ रहे हों। तो दूसरी वजह इकोलाई आ जाए, पानी ख़राब है, पानी ख़राब की वजह से आपके TDS का इशू आ सकता है।
तो पानी टेस्ट करवाएं। पानी ख़राब की वजह से इकोलाई आती है। इकोलाई के आने से भी चूज़े के पेट में पानी बनेगा, फेफड़े ख़राब होंगे, लीवर ख़राब होगा, दिल में पानी झली बनेगी, मवाद सब बन जाएगा, तो सांस वाली नाली भी ख़राब होगी। इस वजह से भी बहुत नुकसान होता है। इकोलाई तो वेट की दुश्मन है। वेट नहीं होगा, फीड नहीं खाएगा चूज़ा, मवाद बढ़ जाएगी, फीड पानी चूज़ा छोड़ देगा, चूज़ा ढीला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, तो बहुत सारे इशू आते हैं। तो समझ लें कि इस सब की मेन जड़ जो है ना, वो है वेंटिलेशन, आपका पानी, आपकी बायोसिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। देखें, एक आदमी बाहर से आ रहा है, वो शहर से आ रहा है, तो शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के भट्टे पे मुर्गियाँ कोई बीमार भी हैं, सेहतमंद भी हैं। तो वो जब फार्म में इंटर होगा ना, तो उसने जरासीम को फार्म के अंदर शिफ्ट कर दिया है। आपको हाथ लगाएगा, आपको गले मिलेगा, आपको हाथ मिलाएगा या आपके फार्म के अंदर जाएगा, वो जरासीम पूरे फार्म में फैल जाएंगे। तो वो बीमारियां भी चूज़े पे अटैक करती हैं। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार है कि अगर आपका कोई बंदा बाहर से आता है, तो आपका फार्म के गेट के साथ ही एक चेंज ओवर होना चाहिए कि वहाँ पे उसने नहाए, अपने कपड़े वहाँ उतारे, उसको फार्म की वर्दी दी जाए, जूता चेंज कराया जाए, फार्म के गेट के पास एक डिप बनाई जाए। डिप का मतलब ये है कि एक कोई प्लेट रखी जाए या कोई इस तरह कोई इंतज़ाम किया जाए कि उसमें पानी हो, उसमें पिंकी डाल दें, फार्मोलिन डाल दें, कि वो वहाँ से पैर डिप करे, चूना आपका बिखरा पड़ा हो। जब वो फार्म के गेट के पैनल रूम में एंटर हो, तो वहाँ से भी ये डिप बनी हुई हो, चूना खिल रहा हो, फिर वो शेड में जाए, उसको ग्लव्स लगे हों, बूट लगा हो, जूता जो है चेंज हो, वो शेड में जाए, विज़िट करे, चाहे डॉक्टर है, फार्म का ओनर है, सुपरवाइज़र है, लेकिन बायोसिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो कुरेज़े के बारे में मैंने बता दिया है कि इसकी पहले वेंटिलेशन, उसके बाद मेडिसन, उसके बाद जो बीमारियां हैं भी ये ट्रीटमेंट ये की जाए। इसके अलावा भी किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे मुसलमान भाई को अगर किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही या वो किसी डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ शो हो जाएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो अपना वॉइस करे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जितना मेरे अंदर इल्म है। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ दूसरों तक इल्म पहुंचाना है। दोस्तों, इस दुनिया में ना किसी के लिए कुछ कर जाओ, हमेशा दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं जियो, दूसरों के लिए जियो, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा है। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस चैनल को बहुत ही ऊपर तक लेके जाएंगे, बहुत ही ऊपर तक। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि दूसरों जितने ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखेगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।